हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे यानी कि हिस्ट्री। और यह है एनसीईआरटी का और हम 6 क्लास के 8वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, तो गांव यानी कि खुशहाल थे और जो समृद्ध हो रहे थे शहर, उनके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ दिया है। लोहे के औजार और खेती, यानी कि हमारा जो पहला ही बिंदु है वह है लोहे से शुरू होता है। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग हमेशा करते हैं। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ है। ठीक है, यानी कि जो लोहे का प्रयोग होता है वह कुछ बाद में शुरू होता है। यह कब होता है कि 3000 साल पहले शुरू होता है। अब महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, इसको हमने पढ़ा है और इसी क्लास के चौथे चैप्टर में पढ़ा है। तो हम क्या देखते हैं कि ये महापाषाण यानी कि मेगालिथ, ठीक है, मेगालिथ जो एज था उसके जो कब्र थे उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनका हमने अध्ययन किया है। तो आप जो पीछे के वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देखते चलेंगे ताकि सारा कुछ आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार उन चीज़ों को हर क्लास में रिपीट करना ये संभव नहीं है, क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यानी कि जो 2500 वर्ष पहले हमें क्या मिलता है कि लोहे के औजार जो थे वो उनका प्रयोग बढ़ जाता है। अब इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। हम लोग जो बनाते थे उस समय के जो लोग यूज़ करते थे वो क्या करते थे, जो जंगलों की सफाई होती थी, ठीक है, उसके लिए कुल्हाड़ी बनाते थे। और जो खेतों की जुताई के लिए हल के फाल होते हैं उनको भी लोहे के बनाने लगे थे। तो अब देखते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। जो ये तो है कि भाई जो कठोर ज़मीन थे उनको जोतने के लिए, उनकी जुताई करने के लिए लोग क्या करने लगे, लोहे के औजार बनाए और उनसे फाल बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हल होता है वहाँ यहाँ पे क्या लगाया रहता है, लोहे का फाल लगाया रहता है ताकि आप आसानी से कठोर मिट्टी को भी चीर सकें, उनको जोत सकें। अब यह देखते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी कि दर बढ़ाने के लिए और उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करने लगे। तो इसी क्रम में क्या आता है, सिंचाई भी आता है। तो सिंचाई को हम देखते हैं। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। जब गांव समृद्ध नहीं होंगे तो भाई राजा नहीं रह सकते, यह सत्य है। अब जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। नहरों की खुदाई की गई, ठीक है, तालाब बनाए गए और उसके बाद जलाशयों की जो बनावट है उस पर जोर दिया गया, उसको बनाने पर जोर दिया गया। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें गांव कैसे थे। ठीक है, गांव का रहन सहन कैसा था, इसको देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे और कौन रहते थे। तो इसमें क्या देखते हैं कि गांव में कम से कम, अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामी को ये क्या कहा जाता था, इनको वेल्लला, ठीक है, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर, यानी कि जो भूमिहीन मजदूर थे उनको कैडेसियार या अदिमई कहा जाता था। ये आप जरूर नोट्स अपना बनाते चलेंगे। जो दक्षिण भारतीय जो क्षेत्र था उसमें, यानी कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लला कहते थे, साधारण हलवाहों को उड़वार कहते हैं और जो भूमिहीन मजदूर थे उनको दास कैडेसियार कहते हैं। ठीक है, दास कैडेसियार और क्या कहते हैं, अदिमई कहलाते थे ये। अब हम देखते हैं कि देश के उत्तरी हिस्से में, ये हमारा देश जो है शुरू से ही क्या है, विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र का कुछ और है, दक्षिणी क्षेत्र का कुछ और है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं और रीजन ये हैं कि वहाँ की जलवायु अलग अलग है। तो जलवायु के अनुसार लोगों का रहन सहन, खान पान और जो पहनावा ओढ़ावा था वो उन सारे चीज़ों में सारे चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि आप जब उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ के लोगों का खाना पीना अलग है, दक्षिणी क्षेत्र का बात करेंगे तो वहाँ अलग है।
और जो पहनावा ओढ़ावा है वो भी अलग है ऋतु के हिसाब से, उधर गर्मी है तो इधर सर्दी है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ और जो अलग अलग हिस्सों में शुरू से ही यह परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था? ग्राम का प्रधान जो होता था उत्तरी हिस्से में, देश के उत्तरी हिस्से में, ठीक है, वह क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ठीक है। अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि यह आनुवंशिक था, यह एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक ही पीढ़ी के लोग इस पर बने रहते थे, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह आनुवंशिक था। अब ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसके पास खेत होती थी, जिसके पास सबसे ज़्यादा खेत खलियान मतलब इस तरीके से होते थे, वही क्या बनता था? भोजक के पद पर रहता था। अब साधारणतया इनकी जमीन पर इस तरीके से ये भोजक रहते थे, और जो वही भोजक रहते थे जो गांव में जिनके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी, सबसे ज़्यादा वो बड़े भूभाग के मालिक होते थे, यानी कि भूस्वामी होते थे। अब हम क्या देखते हैं कि साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ठीक है। इनके ज़मीन पर जो इनके यहाँ दास और मजदूर थे वे कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। जब यानी कि राजा तो हर गांव में जाएंगे नहीं, तो वो ग्राम स्तर पे जो ग्राम भोजक होते थे उन्हीं को क्या करते थे? बोल देते थे कि आप उस गांव से, आप जिस गांव के जो भोजक हैं उस गांव का पूरा कर वसूल करेंगे और आप मेरे पास पहुंचाएंगे। अब ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे जो ग्राम भोजक थे, यानी कि ग्राम भोजक का जो पद था वह महत्वपूर्ण था, क्योंकि ग्राम भोजक ही क्या होता था? कर संग्राहक भी होता था, और वह एक तरह से यानी कि उस समय का आपको पंच सरपंच कहें, आज के ज़माने का जो भी होते थे न्यायाधीश थे, वो सारे भूमिका को निभाता था। कभी कभी दंड देने का काम यानी कि पुलिस का काम भी वो लोग करते थे। अब ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे वहाँ पे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति कहते थे, ठीक है। अब इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। जो गृहपति होते थे वह क्या थे? कुछ छोटे किसान थे। और ग्राम भोजक के अलावा भी स्वतंत्र किसान यानी कि स्वतंत्र कृषक भी वहाँ पे रहते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, और इनका क्या था कि इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, ठीक है। अब यह हम लोग देखते हैं कि किसी के पास तो बहुत बड़ा जमीन है, बहुत बड़े भूभाग का स्वामी है, तो वह ग्राम भोजक हो गया, ठीक है। अब ग्राम भोजक के अलावा कुछ स्वतंत्र भी कृषक थे, वह कहलाए गृहपति। और गृहपति के अलावा भी जो और किसान वगैरह थे, इनसे इनसे ज़्यादातर जो ये छोटे किसान थे, इनमें और क्या थे कि इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, अपना कोई भू नहीं था, अपना कोई इनके पास खेती बाड़ी की कोई संसाधन नहीं थे। तो अब ये क्या करते थे? जो गृहपति और जो ग्राम भोजक होते थे उनके खेतों में ये काम करके अपनी जीविका को चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसा कुछ शिल्पकार भी होते थे, यानी कि आज के ही जैसा उस समय भी लोग तरह तरह के अपने व्यवसाय से जुड़े हुए थे, और वो तरह तरह का अपना व्यवसाय करके कोई अपना मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कोई लोहे के औजार बनाते थे, इस तरीके से वो कोई कढ़ाई का काम करता था, और कोई इस तरीके से अपना शिल्पकारी का कार्य करता था। तो इस तरीके से उनका क्या चलता था? रोजी रोटी और उनके धंधे चलते रहते थे। अब हम देखते हैं कि प्राचीनतम तमिल रचनाएं, ठीक है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या है इसको देख लेते हैं। अब तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये तमिल के जो सबसे प्राचीन रचनाएं हैं तमिल की, उनको हम संगम कहते हैं, ठीक है। अब इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई है। इनकी जो रचना है वह करीब 2300 साल पहले की गई, यानी कि ये बहुत पहले की रचना है, बहुत पुरानी रचनाएं हैं। अब इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, ठीक है, मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। जो मदुरई था, ठीक है, वहाँ पे इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के लिए तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि उस सम्मेलन में सभी का संकलन किया जाता था और एक तरह से उनका मेल हो जाता था, और वह संगम कहलाते थे, यानी कि संगम हो जाता था, मेल हो जाता था। और इनकी रचना बहुत पहले हुई है। इनको संगम किस लिए कहा जाता था? तो ये भाई क्योंकि मदुरई
के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, यानी कि जितने भी आपके साहित्य होते थे उनको एक किया जाता था, मिला जुला करके एक कर दिया जाता था। इसलिए इनको ये कहा जा रहा है कि जैसे ये संगम में मिल गए, तो ये मदुरई में एक तरह से संगम होता था जहाँ पे सबका संकलन किया जाता था, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। ठीक है, तो ये सभी आप जब देखते हैं तो ये क्या आपको बताते हैं, जैसे आप किसी खंडहर को देखते हैं, किसी भी आप कहानी को सुनते हैं पहले की, तो आपके मन मस्तिष्क में क्या आते हैं। ठीक है, तो आपके मन मस्तिष्क में जब आप बहुत पहले की कहानी सुनने लगेंगे तो आपको लगेगा कि भाई राजा महाराजा ऐसे जीते होंगे और वो लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करते होंगे। और यदि अब यात्रा विवरण है किसी का, अब हमें ही अगर किसी पुराने यात्री का, यह हुएनसांग है, फाहियान है, या और भी जो अलबरूनी वगैरह थे, मेगास्थनीज था, तो ये सभी इनके क्या थे, जब हम यात्रा विवरण पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, मेगास्थनी जी हैं, उसने क्या किया है, पाटलिपुत्र के बारे में जो पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया है कि पाटलिपुत्र के भव्यता के बारे में और जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पूरे जो विशाल साम्राज्य थे उसको उसने वर्णन किया है। तो उस समय का हम पूरा एक अपना इतिहास बना लेते हैं पढ़ते हुए उस यात्रा विवरण को, कि कैसे लोगों का रहन सहन था, क्या लोग खाते पीते थे, और वो भव्य दरबार था। तो भाई भव्य दरबार तो एक साधारण राजा का नहीं होगा, साधारण ग्राम सेवक का नहीं होगा। तो यह सारा कुछ हम अपने से कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ उस समय का इतिहास कैसा होगा। मूर्ति कलाएं थी, तो मूर्ति कला की जो नक्काशी होती है उसको देख करके हम ये पता लगा सकते थे कि उस समय लोग कितने दक्ष, यानी कि अपने कामों में कितने निपुण थे और कितनी उनकी जो प्रतिभा थी वह उनमें कूट कूट करके भरी थी। अब पूरा तत्व आता है, पूरा तत्व से हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते थे, यानी कि किसी के साथ अगर खाना पीना और उनके साथ और भी जो जानवर दफनाए जाते हैं, तो इन सभी को देख करके कुछ और ही हम अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि यह देख करके आपको क्या लगता है। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। यानी कि यह एक 6 क्लास का बुक है, तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार के कहानियों के माध्यम से रोचक बनाया गया है इतिहास को। इतिहास पढ़ने में आपको अच्छा लगे तो इस कहानी को हम लोग देखते हैं, कैसे एक निर्धन व्यक्ति ने चतुराई से क्या किया है, धीरे धीरे अपने स्थिति को, अपने राज्य को, अपने एक तरह से कहें तो धन की प्राप्ति करता है। तो एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। ठीक है, उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसके पास क्या था, तो सिर्फ मरा हुआ चूहा था। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में क्या किया, भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक है, यानी कि वो एक सिक्का में बेच देता है भोजनालय वाले जो बिल्ली के खाने के लिए। ठीक है, अब यह क्या करता है, फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। एक दिन बहुत जोर से आंधी आती है। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। उनका माली जो था वो जो बगीचे भरे पड़े थे उसको साफ करने से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया, यानी कि भाई वो दूसरे जो आप साफ करेंगे तो उनको कहीं फेंकना नहीं है या उनको किसी और को नहीं देना है, वो मैं ले लूँगा, फिर मैं साफ कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस पर क्या बात होती है कि युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। ठीक है, तो ये अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ठीक है, एक तो उसके पास केवल चूहा था, मरा हुआ वो भी चूहा। उसको क्या करता है कि उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच देता है। एक खाना बनाने वाले का मतलब एक तरह से भोजनालय उसी को बोलते हैं जहाँ पे भोजन पकाए जाते हैं, तो उसको वो बेच देता है। उसके बाद माली, आंधी आती है बगीचा में, माली रखवाली करता है, माली उसकी देखभाल करता है राजा के बगीचा में। उसके बाद क्या करता है कि बच्चों को ये लालच देता है और उनसे बोलता है कि आप साफ़ कर लो। माली से पहले ही वो बात कर लेता है कि मैं तभी साफ़ करूँगा जब ये सारे चीज़ों को, भाई जो भी साफ़ करने में निकलेंगे उनको मैं ले लूँगा। तो अब क्या है कि देखते ही देखते क्या करते हैं ये लोग, देखते ही देखते ये उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया।
अब तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। ठीक है, अब भाई ये जो सारे चीज़ों की बुनाई हुई है, यानी कि जो पत्ते थे और तिनके थे, तो वो अब उसी रास्ते से ये लोग चुन लिए थे सारा। अब उसी रास्ते से एक कुम्हार गुजरता है, उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए, उसको कुछ और पैसों में उसने बेच दिया। अब उस युवक ने एक योजना बनाई, एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। ठीक है, वह क्या करता है कि घास काटने वाले लोगों को पानी पिलाता है। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़ा का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। ठीक है, अब यह क्या बात होती है कि 500 घोड़ों का व्यापारी है एक, वह क्या शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। ठीक है, अब यह कह रहे हैं वो लोग कि भाई उनसे मांग बोलता है यही कि तब तक तुम लोग अपना गट्ठर मत बेचना जब तक मेरी नहीं बिक जाती है। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए और जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्कों में खरीद ली। इस तरीके से यह सिक्के पर सिक्के अपना बनाता जा रहा है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, और यह क्या बन जाता है, एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोत से भी पता चल सकता है। अब किससे पता चल सकता है, क्या स्रोत हैं, तो शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार, इस तरीके से हमने जो पढ़ा है वही बातें हैं कि मैंने बताया है कि आप उसको जो मूर्तियाँ मिलती हैं उनकी नक्काशी से वहाँ का कल्चर के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि कितने लोग दक्ष थे। अब हम यह देखते हैं कि दिल्ली में मिला वलय कूप यानी कि हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। यह आप देख सकते हैं, इसमें सीढ़ियाँ आपको इधर से दिख रही होंगी, ये इधर से जाने के लिए। तो इस तरीके से यह क्या है कि इसमें जल निकासी का नहीं, ये जो गड्ढा है यह दबाने के लिए किया जा रहा है। इस गड्ढा को देखते हुए आप समझ चुके होंगे कि जैसा कि तुम चित्र के ऊपर देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ठीक है, यह वलय कूप यानी कि गोलाकार हैं कुछ। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं। ये वलय कूप घुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः वे वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। प्रायः ये जो वलय कूप थे ये लोगों के घरों में होते थे और इनको लोग घुसल खाने यानी कि कूड़ेदान वगैरह और जो भी गंदी चीज़ें होती थी उनको फेंकने के लिए इसका यूज करते होंगे। ठीक है, यानी इसको दबा देते होंगे और बाद में हो सकता है, इसका तो प्रमाण नहीं है कोई, लेकिन बाद में हो सकता है कि इसको लोग यूज़ करते हों अपना कंपोस्ट वगैरह में। तो महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होंगे। ये जो बड़े बड़े महल हैं उनके तो अवशेष नहीं मिले हैं। शायद इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किसके बने होंगे, तो लकड़ी वगैरह के बने होंगे जो बाद में नष्ट हो गए। ठीक है, बाद में वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए महलों का कोई इस तरीके से अवशेष नहीं मिला है। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। यानी कि आप जो यात्रा विवरण है उसको देख करके पढ़ करके पता लगा सकते हैं। अब नीचे सांची की मूर्ति कला, ठीक है, सांची कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो नीचे सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। ठीक है, इनमें क्या है, शहर के जीवन का एक दृश्य है। आप देख सकते हैं कैसे इससे समझ सकते हैं इन चित्रों से, यह सांची के स्तूप का एक नमूना है। इस पर कैसे क्या क्या बनाया गया है, लोगों को काम करते हुए दिखाया जा रहा है, लोग कैसे कार्य करते हैं मिलजुल कर। उसके बाद यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधों इनका भी चित्र किया गया है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को देख करके क्या होता है कि पुरातत्वविद जो होते हैं वो सारा वहाँ का इतिहास जान लेते हैं कि वहाँ किस तरीके से चलन होगा, किस बात का चलन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह एक खुशहाल गांव होगा, तभी तो लोग मिलजुल कर करते हैं। आपको घोड़े गाड़ी वगैरह भी दिख रहे हैं। तो इस चित्र से बहुत कुछ समझ में आ सकता है, बहुत कुछ आप देख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि
जो बेरी गाजा, ठीक है, बेरी गाजा है, इसका नाम क्या है? भरूच का यह यूनानी नाम है। बेरू गाजा किसका नाम है? भरूच का यूनानी नाम है। इसकी कहानी को देख लेते हैं। तो यह हम देखते हैं कि बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। यह क्या था? थोड़ा संकीर्ण था। और यहाँ क्या था कि जो कुशल होते थे वही लोग, जो अनुभवी होते थे, अनुभवी मछुआरे होते थे, वही यहाँ पे क्या करते थे? जहाज को ला सकते थे। अब बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यहाँ से इन सभी चीज़ों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियों, ठीक है, हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किन चीज़ों का आयात हो रहा है और किन चीज़ों का निर्यात हो रहा है। इन सभी चीज़ों का क्या करते हैं? आयात करते हैं। और यहाँ जो चीज़ें दी हुई हैं इनको हम निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, ठीक है। अब इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो व्यापारी थे वो राजा को, यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं कि एक तरह से उत्कोच हुआ, ठीक है, कि व्यापार के बदले में वो लोग खुश करने के लिए ही ये सब चीज़ लाते होंगे। उपहार कोई किसी को खुश करने के लिए ही देता है, या उसका अगर कल्चर है तो उस समय दे सकता है। लेकिन ये चांदी के बर्तन, गायक किशोर, ठीक है, और सुंदर औरतें, इस प्रकार से ये लोग लाते थे उनको देने के लिए उपहार के रूप में। और आगे देखते हैं कि आहत सिक्के क्या हैं, ठीक है। आहत सिक्के क्या हैं कि जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, इन्हें हम क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। इनको हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादरों को काटकर या धातु के चपटे जो गोलिकाओं से बनाए जाते थे, ये क्या होते थे? काट करके बनाए जाते थे, या इनके जो गोल आकार होते थे उनसे बना लिए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। ये मैंने आपको बताया कि इन पर कुछ लिखावट या लेख नहीं होता था। क्या होता था? केवल एक सांचा होता था, उसको वहाँ पे छाप दिए जाते थे, कुछ आकृतियाँ होती थी बनाई हुई। अब यह देखते हैं कि लेख नहीं होते थे, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए, ठीक है। इन पर कुछ चिपका दिए जाते थे ऐसे मुहर जैसे, इसीलिए इनको आहत या मार्क एक दिया जाता था, इसलिए इनको कहा जाता है आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। सबसे पहले इन पर कुछ जो ठप्पे लगाए जाते थे, इसलिए इनको हम आहत सिक्का कहते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे, ठीक है। इनका प्रचलन भी काफ़ी समय तक यानी होता रहा। सिक्का को अब देख लेते हैं कि सिक्का हम किसको क्या, कैसे इसकी विवेचना कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। सिक्का ही संपत्ति का मूल्यांकन। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सिक्का का जो अध्ययन होता था, ठीक है, वो उसको कहा जाता था मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। इसको भी जरूर याद रखेंगे कि जो सिक्कों का अध्ययन था यानी कि मुद्रा शास्त्र कहलाता था, और अंग्रेजी में इसको न्यूमिस्मेटिक्स कह सकते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स इसको बोला जाता था, सिक्कों के अध्ययन को। अब हम क्या देखते हैं कि सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। अब इसका क्या है कि इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है, जिसको हम लोग देख चुके हैं। विनिमय के अन्य साधन, यानी कि लोग किन किन चीज़ों से किसकी खरीदारी करते थे, ठीक है, और वो उनका माध्यम क्या था, लोग विनिमय कैसे करते थे। अब यहाँ देखते हैं हम कि संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। इस कविता के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि क्या किन चीज़ों से, मतलब हमारे पास क्या होता था और उसके बदले में हम जो हमारे पास नहीं होता था उसको कैसे हम लेते थे। अब यह देखते हैं कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए, ठीक है। अब भाई ये स्पष्ट है कि सफ़ेद जो धान लादे जा रहे हैं वह किस लिए लादे जा रहे हैं? तो नमक के लिए लादे जा रहे हैं, यानी कि धान से नमक खरीदे जाते थे।
अब लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। ठीक है, यानी कि समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था और लोग जाकर के वहाँ पर क्या करते थे, नमक खरीदते थे, धान वगैरह ले जा कर के। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये विनिमय के साधन थे। अब नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र थे। नगर क्या थे, अनेक गतिविधियों का केंद्र थे, यानी कि जो आपके नगर हैं वही विकास होते हैं, तो सारा जो गतिविधि होती है वही होती है। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मथुरा को हम लेते हैं। यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कितना, यह लगभग 2500 यानी कि 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से यह एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यह क्या था कि दो महत्वपूर्ण रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, यह एक जैसे दो रास्तों का क्या था, संगम था। यहाँ से एक रास्ता जो था वह तो जाता था उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा जो रास्ता था वह उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। अब शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। यहाँ जो यह आप पढ़ रहे हैं, इस शहर का क्या है, मथुरा का, कि चारों तरफ से किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा क्या है, बेहतरीन मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी इसमें, और मूर्तियों को बनाने का यह बहुत बड़ा केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी। ठीक है, जब हम लोग कुषाणों को पढ़ने लगेंगे तो मथुरा के बारे में विशेष तौर पर पढ़ेंगे। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। ठीक है, अब मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह क्या है, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह बहुत ही अच्छी है। ठीक है, स्वर्णिम है। अब हम क्या देखते हैं कि मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ठीक है, अभिलेख हैं और जो भी इसके ऐतिहासिक स्रोत इसको आप कह सकते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के एक अभिलेख में सुनार, लोहारों, बुनकरों और टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ये सभी जो थे इनका उल्लेख वहाँ पे मिलता है, यानी कि वे वहाँ पे रहते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई उत्तरी काले चमकते पात्र क्या है, यानी कि NBPW। ठीक है, द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि उत्तरी काले जो चमके पात्र हैं उनको देखते हैं कि द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि वेयर का मतलब आप इसको पात्र से लगा सकते हैं या सामान से लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज़ होता है, WARE। तो यह हम देख रहे हैं कि ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ठीक है, इस तरीके से लेप लगा करके बर्तन बनाए जाते थे। कुम्हार उसको भट्टी में पका देते थे तथा इनको फिर बाद में पॉलिश कर देते थे, इसलिए वो क्या होते थे, चमकीले हो जाते थे। अब हम देखते हैं कि शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प क्या है, शिल्पकार क्या है, इनका क्या महत्व है। अब पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। आपको पता है ये क्या है, जो पुराने स्थल हैं उनसे शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न कहा जाए। इसमें नॉर्दर्न जुड़ा है। ठीक है, अब ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे।
ठीक है, अन्य जो दूसरे शिल्प हैं उनके अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, इस तरीके से जो वाराणसी था और मदुरई था वह किसका केंद्र था, तो यह था कपड़ा उत्पादन का। ठीक है, जैसे कि आप ग्रंथों में पढ़े हैं कि कपड़ा उत्पादन के ये लोग क्या थे, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध केंद्र थे। अब अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये क्या बनाने लगे थे, अपना एक संघ बनाने लगे थे। अब शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, ठीक है, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। अब श्रेणियां बैंक के रूप में भी काम करने लगी थी। यहाँ लोग क्या करते थे, अपना पैसा जमा करने लगते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इसको इसलिए इसका निवेश किया जाता था ताकि लाभ मिल सके, धन हमें और मिल सके। अब क्या होता था कि उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को भी दे दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते थे, अपना यूज करते थे एक बैंक की तरह। अब क्या है कि सूत कातने और बुनने के नियम, क्या भाई, सूत कातने और बुनने के भी नियम बनाए गए थे। अब हम यह देखते हैं कि ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है, अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, अध्याय 7 में उल्लेख किया गया है। इसके जो लेखक हैं वह कौन है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं यानी कि चाणक्य हैं, वो इसके लेखक हैं अर्थशास्त्र के। ठीक है, तो अब यह देखते हैं कि इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। अब उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम विधवाओं, ठीक है, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, ये जो राजा की अवकाश प्राप्त दासियां थीं वो और क्या थी, सेविकाएं थीं, और अवकाश प्राप्त जो देवदासियों को लगाया जाता था इसमें। ठीक है, इस प्रकार से ये लोग इनमें कार्य करते थे। अब इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। ठीक है, इन्हें क्या किया जाता था, इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार इनको पारिश्रमिक भी दिया जाता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर वे तैयार माल उन्हें क्या कर सकती हैं, भेजवा सकती हैं। जो निकलती नहीं थी वो अपने घर में भी कार्य कर सकती थी। यानी कि आप यह देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र में इसका वर्णन है, तो उस समय अर्थ नीति को कितना मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए इन सभी को लगाया जाता था। और जो कार्य करने के लिए बाहर नहीं निकलते थे वो क्या करते थे, कच्चे माल को मंगवा करके फिर उसको तैयार करके उसको भेजवा देते थे, उससे उनको फायदा होता, पैसा मिलता होगा। ठीक है, अब वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। ठीक है, अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से भाई आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। जो निरीक्षक होते थे वो किसी चीज़ का गलत फायदा नहीं उठा सकते थे। अगर वो उठाते भी थे और ऐसा करते भी थे तो उनको क्या किया जाता था, दंड और सजा उनको दी जाती थी। अब क्या है कि अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है, यानी कि कठोर दंड था। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु का। ठीक है, अरिकामेडु क्या है, यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का व्यापार होता था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह देखते हैं कि अरिकामेडु पुदुचेरी में है। ठीक है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु पतन था। क्या था, यह एक पतन था, यानी कि बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। क्या है, वह गोदाम रहा हो ऐसा बताया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। ठीक है, एम्फोरा एक पात्र है जिसको क्या किया जाता है, यानी कि यह अनुमान लगाया जाता है कि शराब और तेल आदि इसमें रखे जाते होंगे और इसमें पकड़ने के लिए दोनों तरफ से हत्थे लगे हैं। अब साथ ही यहाँ
एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, बर्तन मिले हैं जिस पर क्या लगे हैं, एरेटाइन लगे हैं। अब ये एरेटाइन क्या है भाई, तो एरेटाइन इसका इसलिए नाम है क्योंकि यह क्या है कि इटली के शहर के नाम पर है, यह इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। अब इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। ठीक है, क्या कैसे बनाया जाता था, तो गीली चिकनी मिट्टी पर इसको दबा करके मुहर जो लगे होते थे उससे बनाया जाता था। अब कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ये जो अरिका मेड़ू है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और हम क्या देखते हैं कि रोमन सामान भी मिले हैं और वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह यहीं बनाए जाते थे। ठीक है, और हम यह देखते हैं कि भाई रोमन सामान मिले हैं और यहीं बनाए जाते हैं, तो क्या करते होंगे कि वहाँ से सांचा वगैरह व्यापारी खरीद करके लाते होंगे और यहीं पर बनाते होंगे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। लोग रोम से भी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे तो वो अपने साथ ऐसी चीज़ों को लाते होंगे। अब साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र होंगे। यहाँ ऐसा मतलब एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि यहाँ हो सकता है कारखाने भी हों तरह तरह के और यहाँ तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती होंगी। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कारखाने होंगे, ऐसा साक्ष्य मिला है। अब हम क्या देखते हैं कि अभिलेख मिट्टी के बर्तन, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं और यह बताया जा रहा है कि प्रारंभ में ये तमिल भाषा में भी लिखे जाते, इनमें तमिल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए इनको तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि ब्राह्मी और खरोष्ठी और जो यूनानी अरमैइक लिपियां हैं ये सभी अशोक के अभिलेखों पर भी खुदी हुई मिली हैं। तो ब्राह्मी लिपि यानी कि यह बाएं से दाएं इस तरफ से मिलती हैं लिखी हुई। ठीक है, इनकी लिपि की लिखावट होती है, लेकिन खरोष्ठी लिपि होती है ये ऐसे आती हैं दाएं से बाएं। ठीक है, ब से ब्राह्मी यानी कि बाएं से दाएं और खरोष्ठी इधर से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, ब्राह्मी बाएं से दाएं। अब हम क्या देखते हैं, अन्यत्र। यह किसी अन्य शहर के बारे में एक अन्यत्र हर देखते हैं कि चैप्टर में मिल जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि रोम के बारे में हमें पढ़ना है। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से यह क्या है, रोम एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, गंगा के मैदानी भागों में जब शहर बस रहे थे उसी समय इसका भी विकास माना जाता है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। रोम क्या था, एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। यह जो साम्राज्य था यह इन महादेशों में फैला हुआ था। अब इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। ऑगस्टस है जिसने क्या किया है कि 2000 साल पहले शासन किया है। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। रोम पहले किस चीज़ से बना था, तो ईंटों से बना हुआ शहर था, जिसे उसने यानी कि मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल यानी कि एम्फी थिएटर बनवाया। इसने ऑगस्टस ने क्या बनवाया है, बहुत बड़े बड़े रंग महलों का भी निर्माण इसने करवाया है, जहां पर लोग बैठ करके तरह तरह के खेल प्रतियोगिताओं को देख सकते थे। अब इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए। यहाँ क्या था, स्नानागार बनवाए थे, लेकिन क्या था इसमें कि स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग उसमें समय निर्धारित था। ठीक है, जहां लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ के इतिहास को आप देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि क्या यहाँ का रहन सहन होगा और किस तरीके से इस शहर का निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं इनको देख लेते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई है भाई? तो 3000 साल पहले हुई है। अब लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, इन सभी चीज़ों का कब इस्तेमाल शुरू हुआ है? तो यह 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना, तो यह 2300 साल पहले। ठीक है, संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन, अरिकामेडु का जो पतन है वह कब का है? तो यह है 2200 से 1900 साल पहले का। तो यह कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात थी जो आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यह चैप्टर जो है हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है और आप इसको बहुत ध्यान से देखें, सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।